नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी CVL क्लासेस में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो प्रीवियस टॉपिक रासायनिक बलगतिकी के आगे का टॉपिक होगा, जो क्लास 12वीं और कंपटीशन एग्जाम देने वाले छात्रों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले जब हमने आपको रासायनिक बलगतिकी का तीसरा सेशन बताया था, उसमें हमने आपको आर एवरेज यानी औसत वेग के आंकिक प्रश्नों को हल करना बताया था। आज का जो हमारा टॉपिक होगा इसमें ये कुछ थ्योरेटिकल होगा और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। तो चलिए समझते हैं आखिर है क्या ये। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो बोर्ड के एग्जाम में प्रतिवर्ष पूछा जाता है, इसलिए बहुत ही मेहनत से तैयार करिए और वीडियो को पूरा देखा करिए, वीडियो को स्किप मत किया करिए। ठीक है दोस्त, तो आगे बढ़ते हैं। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, हर एक चीज को समझाऊंगा, बस आप समझते चलिए। कह रहा है कि मान लीजिए आपके पास एक बर्तन है जिसमें जो है आपने अभिकारक ए, इधर से ए मिलाया और इधर से आपने मिला दिया बी। सपोज दैट ये आपके दोनों अभिकारक हैं। इसमें भरा है जल। जल में आपने कुछ अभिकारक ए और कुछ अभिकारक किसके मिला दिए, बी के। दोनों को जब आपने मिलाया तो आपके मन में ये रहा होगा कि रिएक्शन तुरंत स्टार्ट हो जाएगी। जी नहीं, आपको इस जल का जो टेम्परेचर अर्थात इस विलयन का टेम्परेचर लगभग 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाना पड़ेगा। और जब आप इसको 10 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ाएंगे तो बढ़ाने पर क्या होता है कि दोनों अभिकारक आपस में रिएक्शन करेंगे और अभिकारकों के रिएक्शन करने पर जो है अभिकारक जब रिएक्शन करेंगे तभी क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। इसका मतलब ये है कि अभिकारक जब जो है एक साथ मिलते हैं तो उनमें उनके अणु आपस में टक्कर करते हैं। उनके अणु जब आपस में टक्कर करते हैं तो इन टक्करों को हम कुछ को प्रभावी टक्करें कहते हैं और कुछ को क्या कहते हैं, अप्रभावी टक्करें। यानी कुछ को प्रभावी टक्करें कहा जाता है और कुछ को अप्रभावी। जो प्रभावी टक्करें होती हैं यानी अभिकारक ए और अभिकारक बी के अणुओं के मध्य हुई प्रभावी टक्कर, जो प्रभावी टक्कर होती है उससे उत्पाद बनता है। क्या बनता है, उत्पाद। अब कहा जाता है कि अभिकारकों की संख्या जितनी ज़्यादा होती है, अभिकारकों के अणुओं की संख्या जितनी ज़्यादा होती है उतनी ही अधिक मात्रा में उत्पाद बनता है और अभिक्रिया का वेग उतना ही अधिक क्या होता है, तीव्र होता है। इस बात को ध्यान से समझिएगा क्योंकि ये बात जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी आगे हर एक पॉइंट में ये बात लागू होगी। तो इसलिए कह रहा कि जितनी ज़्यादा मात्रा में आपने अभिकारक लिया है उतने ज़्यादा अणु होंगे और जितने ज़्यादा अणु होंगे उतनी ज़्यादा प्रभावी टक्करें होंगी और जितनी ज़्यादा प्रभावी टक्करें होंगी उतनी ही ज़्यादा जो है उत्पाद बनेगा या फिर अभिक्रिया का वेग उतना ही ज़्यादा होगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं इसको समझने के लिए। तो कह रहा कि अभिकारकों की सांद्रता को प्रभावित करने वाले कारक, इसको समझ लेते हैं क्या कह रहा है ये। तो कह रहा कि पहली अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, उसमें पहली हेडिंग है अभिकारकों की सांद्रता। सांद्रता पर क्या कहना है, कह रहा कि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने के साथ साथ अभिक्रिया का वेग भी बढ़ जाता है। जी हाँ, इसमें कहा गया है कि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने के साथ साथ अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। मतलब मैंने अभी बताया कि अगर आप जो है एक बर्तन में ए के अणु लेते हैं और बी के अणु लेते हैं तो ए और बी, ये बी है ये ए है, इसकी मात्रा मान लीजिए हमने अभी 25-25 ग्राम तक ली है ए और बी की मात्रा, तो अभी सांद्रता जो है इसकी क्या होगी, कम होगी। लेकिन यही मात्रा बढ़ा के हम 50-50 ग्राम कर लेते हैं तो यहाँ पर अभिकारक अणुओं की संख्या ज़्यादा हो जाएगी और अभिकारक अणुओं की संख्या ज़्यादा होने से
विलयन की सांद्रता भी क्या हो जाएगी, सांद्रता मतलब होता है इसका गाढ़ापन क्या हो जाएगा, वो भी अधिक हो जाएगा। ठीक है, सांद्रता भी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी। और सांद्रता जितनी ज़्यादा हो जाएगी, यानी अणुओं की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, प्रभावी टक्करें भी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी। और जब प्रभावी टक्करें बढ़ जाएंगी तो अभिक्रिया का वेग ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, तीव्र हो जाएगा। तो उम्मीद करते हुए बात आपको समझ में आई होगी। तो कह रहा है कि अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाने के साथ साथ अभिक्रिया के वेग में वृद्धि होती है। अभिकारकों की सांद्रता जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है दोस्त, अब आगे बढ़ते हैं। देखिए अर्थात क्या समझा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि यदि, थोड़ा जूम करते हैं, कह रहे हैं कि यदि किसी रासायनिक अभिकारकों की सांद्रता बढ़ाई जाती है तो उनमें कणों की संख्या बढ़ने के कारण, यानी कण की संख्या, यानी जितने अणु भाग ले रहे अणुओं की संख्या बढ़ जाती है। और जब अणुओं की संख्या बढ़ती है तो टक्करों की संख्या भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक है ना, और उन टक्करों को प्रभावी टक्करें कहते हैं, जिनके कारण अभिक्रिया का वेग ऑटोमेटिक क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। सही है दोस्त, तो ये आपका पहला पॉइंट था। उम्मीद करता हूँ पहला पॉइंट आपको समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं। आप कॉपी और पेन लेके बैठा करिए ताकि आप हर चीज़ को पॉइंट वाइज पॉइंट नोट कर सके। अब हम आगे बढ़ते हैं। ताप का प्रभाव, दूसरा हमारा पॉइंट है ताप का प्रभाव। यहाँ पर एक बर्तन आपको दिख रहा होगा जिसमें कुछ अभिकारक ए और बी लिए हैं। ए प्लस बी इज इक्वल टू बना रहे प्रोडक्ट, है ना, इज इक्वल टू क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे। ए और बी को मिलाने पर, माने ए अभिकारक है और बी अभिकारक है, दोनों को मिलाने पर जो प्रोडक्ट बन जा रहा है, जो उत्पाद बन जा रहा है, वो पी उत्पाद बन जा रहा है। तो करा कि ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। मतलब होता है कि जैसे ही ताप बढ़ाएंगे आप, तो इनमें जो अणुभाग लिए हैं उनकी गतिज ऊर्जा, कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा, मतलब अणु जो है तेजी से गति करना शुरू कर देते हैं। और जब तेजी से गति करेंगे, इधर उधर भागेंगे, जिसके कारण जो है क्या होगा, वे अणु जब भागेंगे तो आपस में टकराएंगे। तो टकराने से प्रभावी टक्करें बढ़ जाती हैं, और प्रभावी टक्करें बढ़ जाती हैं तो अर्थात जैसे प्रभावी टक्करें बढ़ती हैं तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। ठीक है, और जितने ज़्यादा अणु होंगे उतनी ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगी, और जितनी ज़्यादा गतिज ऊर्जा होगी उतने अधिक प्रभावी टक्करें होंगी, और जितनी अधिक प्रभावी टक्करें होंगी उतनी ही ज़्यादा, उतना ही अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, तीव्र हो जाएगा। और एक बात और बता दें कि केवल प्रभावी टक्करों के कारण ही अभिकारक से उत्पाद बनते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ताकि ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर अभिकारक अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, जिसके कारण उनके बीच होने वाली टक्करों की संख्या भी क्या होती है, बढ़ जाती है। जिसके कारण उनके बीच होने वाली टक्करों की संख्या भी बढ़ जाती, अर्थात जो प्रभावी टक्करें होती हैं, करा कि जो प्रभावी टक्करें होती हैं जिससे प्रोडक्शन जरूर होता, मतलब होता जिनसे उत्पाद जरूर बनता है, अतः उत्पाद अधिक, जितनी ज़्यादा प्रभावी टक्करें होंगी उतनी ही ज़्यादा क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा। अतः अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी जितनी प्रभावी टक्करें अधिक होंगी, तात्पर्य ये है कि उत्पाद यदि आपने अधिक मात्रा में लिया है तो प्रभावी टक्करों की संख्या भी क्या होगी, अधिक होगी, और प्रभावी टक्करों की संख्या अधिक होगी तो अभिक्रिया का वेग ऑटोमेटिक तीव्र हो जाएगा और उत्पाद भी ज़्यादा बनेगा। देखिए कुछ हमारे देश के वैज्ञानिकों ने कुछ सिद्ध किया है, करा कि नोट, वैज्ञानिकों द्वारा सिद्ध किया गया है कि 10 डिग्री सेल्सियस ताप यदि किसी विलयन का बढ़ाया जाए तो उसका वेग दोगुना हो जाता है। मैंने अभी पीछे आपको समझाया है, लेकिन फिर भी आप इसको याद रखिएगा। वैज्ञानिकों ने क्या सिद्ध किया है कि यदि किसी विलयन का टेम्परेचर जो है 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ा दिया जाता है तो उसका वेग कितना हो जाता है, उसका वेग हो जाता है दोगुना। ठीक है ना, लेकिन शर्त है, कुछ शर्त यह है कि इसमें अभिक्रिया जो है विलयन माध्यम, समांगी माध्यम में, समांगी माध्यम में होनी चाहिए। यहाँ पे समांगी का शब्द का इस्तेमाल किया है। समांगी का मतलब जो है, यानी कि अभिकारक या उत्पाद दोनों एक दूसरे में विलीन हो जाए, यही जो है समांगी का जो है एग्जाम्पल है। ठीक है,
अब आगे बढ़ते हैं इसके अगले पॉइंट पर। जो इसका अगला पॉइंट है देख लेते हैं क्या कह रहा है। चलिए, उत्प्रेरक का प्रभाव। आप तो जानते हो उत्प्रेरक किसे कहते हैं। उत्प्रेरक हमेशा रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ाते ही हैं या फिर घटा देते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि उत्प्रेरक रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, या अभिक्रिया को प्रारंभ करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, या अभिक्रिया को रोक देते हैं। ठीक है ना, ये उत्प्रेरकों की परिभाषा होती है। लेकिन यहाँ पे क्या बता रहा है कि उत्प्रेरक का प्रभाव, क्या कि धनात्मक उत्प्रेरक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं। जो धनात्मक उत्प्रेरक यदि आपने मिलाया है तो अभिक्रिया के वेग को क्या करेगा, जाहिर सी बात है बढ़ाएगा, क्योंकि वह सक्रिय ऊर्जा E को कम कर देता है। सक्रिय ऊर्जा E को कम कर देता है, जबकि जो ऋणात्मक उत्प्रेरक होता है वह अभिक्रिया के वेग को घटा देता है, क्योंकि वह सक्रिय ऊर्जा E को बढ़ा देता है। अब ये सक्रिय ऊर्जा क्या है, ये सक्रिय ऊर्जा क्या है, जरा इसे समझ लेते हैं। तो इसके लिए हमें जो है एक चित्र को समझना पड़ेगा। जो हमारा चित्र यहाँ पर है, जरा ध्यान से समझिएगा। इस रिएक्शन को पहले देखते हैं। रिएक्शन में लिखा है A+B E यानी सक्रिय ऊर्जा 20 जूल, प्रोडक्शन AB हो रहा है। चलिए इस चित्र से समझते हैं। देखिए मैं जो समझा रहा हूँ उसको ध्यान समझिएगा। इस चित्र में, ये चित्र आपका इस प्रकार से बना हुआ, अगर आपको क्लियर नहीं दिखा दे तो मैं बनाता चल रहा हूँ। यहाँ पर समय को जो हमेशा x अक्ष पे लेते हैं t, ये x अक्ष है और ये y अक्ष है, और इस पर जो है क्योंकि टाइम है इंडिपेंडेंस साथ ही इसको x पर लेंगे, और इस पर हम जो है इस पर जो है EA यानी सक्रिय ऊर्जा को लेंगे। ठीक है, सुनिएगा। कोई भी रिएक्शन जब आप दो अभिकारकों को एक बर्तन में मिलाते हैं तो मिलाने पर तो उनमें से किसी ना किसी अणु की ऊर्जा कुछ ना कुछ होती है जो रिएक्शन करता है, इसलिए रिएक्शन कभी जीरो से नहीं स्टार्ट होती है। मानिए रिएक्शन हमने यहाँ से स्टार्ट किया और यहाँ पर A+B को आपस में क्या कर लिया, मिला दिया। ये शून्य यहाँ पर है, A+B को यहाँ पे मिलाया। ध्यान से सुनते चलिए क्या कहना चाहते हैं हम। A+B को जब आपने यहाँ पे मिलाया तो मिलाने के बाद पहले पूरी तरह से जो है आपने ये देखिए यहाँ पर आपने जो एनर्जी रखी, पहले 10 जूल रखी, कितनी 10 जूल, और उसके बाद यहाँ पे 20 जूल है और फिर यहाँ पे 30 जूल है। ठीक है, 10 जूल, 20 जूल, 30 जूल। ठीक है, अब आगे बढ़े। कह रहा कि एनर्जी जो है 10 जूल है, 20 जूल है, 30 जूल है। तो कहना चाहता है कि जिस अणु की एनर्जी कम होती है वह रासायनिक अभिक्रिया में भाग नहीं ले सकता, लेकिन जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है वो रासायनिक अभिक्रिया में क्या कर लेगा, भाग ले लेगा। लेकिन इस पर जो है सक्रिय ऊर्जा का भी प्रभाव पड़ता है। जैसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मानिए बैंकिंग में, किसमें, बैंक विभाग में कुछ वैकेंसीज आई हैं, खाली पद आए हैं, और उसकी योग्यता मांग लिया है 10। जब 10 मांग लिया है यानी 10 समझिएगा कि कम एनर्जी की बात कर रहा है। 10 जब मांग लिया है उसकी, तो जाहिर सी बात है 10 तो काफ़ी लोग पास कर लेते हैं, मैट्रिक काफ़ी लोग पास किए रहते हैं, तो सभी लोग फॉर्म डालेंगे, यानी फॉर्म की संख्या क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वहाँ पर फॉर्म की संख्या, जो एप्लीकेशन फॉर्म होंगे उनकी संख्या बढ़ जाएगी। यानी एप्लीकेशन फॉर्म की संख्या जब बढ़ जाएगी तो अधिक लोग भाग लेंगे, और जब अधिक लोग भाग लेंगे तो जाहिर सी बात है प्रोडक्ट भी अधिक मात्रा में बनेगा। ये केमिस्ट्री में प्रोडक्ट भी अधिक मात्रा में, यानी A+B का जब सक्रिय ऊर्जा जब कम थी, सक्रिय ऊर्जा जो है, सक्रिय ऊर्जा का मान जब कम था, यानी वैकेंसी का जो क्वालिफिकेशन था वो 10 मांग दिया था, ये 10 जो है सक्रिय ऊर्जा है। और जब सक्रिय ऊर्जा का मान कम था तो कोई भी पहुंच सकता है, एरू गैरू नथु खरा जो भी सब लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और जो लोग फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं तो मतलब ये होता है कि सक्रिय ऊर्जा का मान यानी योग्यता जितनी कम होगी फॉर्म उतने ज़्यादा अप्लाई होंगे कि नहीं।
इसका मतलब योग्यता जब फॉर्म यानी जब जो है सक्रिय ऊर्जा का मान कम हो रहा है तो अधिक अणु भाग ले रहे हैं, और जब अधिक अणु भाग लेंगे तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्योंकि सक्रिय ऊर्जा का मान कम होने से क्या हो रहा है, अणुओं की संख्या बढ़ जा रही है, और जब अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो प्रभावी टक्करें बढ़ जाएंगी, और जब प्रभावी टक्करें बढ़ जाएंगी तो अभिक्रिया का वेग भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब वहीं पर दूसरी शर्त रख दिया, चलिए भैया 10 नहीं, अब जो है जो बीए और बीएससी किए रहेंगे वही फॉर्म को अप्लाई कर सकते, 10 वाला नियम सरकार ने हटा दिया। तो अब कुछ कम हो जाते हैं बी और बीएससी वाले, पोस्ट ग्रेजुएशन वाले कुछ कम है, तो जो कम है तो इसका मतलब अब की बार जो है एनर्जी मांग लिया 20 जूल, सक्रिय ऊर्जा का मान मानिए 20 जूल है। तो अब कुछ कम फॉर्म अप्लाई होंगे, और जब कुछ कम फॉर्म अप्लाई होंगे तो अणुओं की संख्या कम होगी, जिससे प्रभावी टक्करें भी कम होंगी, और जब प्रभावी टक्करें कम होंगी तो उत्पाद भी कम मात्रा में बनेगा, अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है, अब सक्रिय ऊर्जा का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और सक्रिय ऊर्जा का मान 10 से 20 हो गया है, तब जो है क्या हुआ, तब अभिक्रिया का वेग घट रहा है। फिर वहीं पर कहीं कहा कि अब की बार जो है फॉर्म के लिए पीएचडी ही चाहिए, योग्यता पीएचडी। तो पीएचडी कितने लोग किए रहते हैं, पीएचडी तो कम ही लोग किए रहते हैं। इसका मतलब अणुओं की संख्या कितनी हो गई, अणुओं की संख्या बहुत कम हो गई, 2 4 10, तो प्रभावी टक्करें भी उसी माध्यम से होंगी, और कम माध्यम प्रभावी टक्करें होंगी तो उत्पाद भी कम मात्रा में बनेगा, और अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बहुत ही मंद हो जाएगा, क्योंकि सक्रिय ऊर्जा का मान जो है बहुत ही अधिक होगा। सक्रिय ऊर्जा का मान जितना अधिक होता है अभिक्रिया का वेग उतना ही कम होता है, और सक्रिय ऊर्जा का मान जितना कम होता है अभिक्रिया का वेग उतना ही क्या होता है, ज़्यादा होता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये चित्र का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ताकि आप इसे जो है जब भी पढ़ने बैठें तो आप बना लें, या फिर आप वीडियो को पुश करके जो है इस पूरे चित्र को ऐसे बना लीजिए। ये मैंने जो है एक आसान सी ट्रिक निकाली है समझने के लिए, और ये आपके बहुत ही काम आएगी। अब जो है हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे कुछ लिखा है, जरा उसको समझते हैं। माना हमारे पास कोई धनात्मक उत्प्रेरक है जो जो धनात्मक उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा को घटा देता है, सक्रिय ऊर्जा को घटा देता है। धनात्मक उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा को घटा देता है 20 जूल से 10 जूल। सक्रिय ऊर्जा जब होने पर कण आसानी से क्रिया कर लेते हैं, और अगर इसी को जो है 20 जूल से 10 जूल जब होगा तो सक्रिय ऊर्जा का मान जो है बढ़ता जाता है, और अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, घटता जाता है ना। और सक्रिय ऊर्जा का मान जब घटता जाता है तो अभिक्रिया का वेग बढ़ता जाता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। लेकिन एक आपके मन में प्रश्न होगा कि मानिए मैंने बर्तन तो ले लिया, इसमें ए और बी हमने मिला भी दिया, तो इनमें टक्करें क्यों होती हैं, टक्करें कैसे होती हैं जिनसे ऊर्जा उत्पन्न होती, टक्करें कैसे होती है, कि टक्करें होती क्यों हैं। तो आपको समझाने के लिए बता दूं कि जब अणुओं को आप जो है किसी विलयन में, किसी लिक्विड में या कहीं पर मिलाते हैं, तो इन अणुओं में जो गति होती है उन गति को कहते हैं ब्राउनियन गति। क्या कहते हैं, ब्राउनियन गति या ब्राउनी गति, जिसके बारे में आप सुने होंगे। पृष्ठ रसायन सरफेस केमिस्ट्री क्लास 12 का चैप्टर है, इसको भी मैं बताऊंगा इसके आगे। तो ब्राउनियन गति जो होती है, ब्राउनी गति, ब्राउनी गति के कारण, ब्राउनी गति के कारण ही जो है क्या होता है, अणु जो है किसी दिशा में जो है अनियंत्रित ढंग से गति करते हैं, या समायनिक प्रभाव के कारण समान आयन से प्रतिकर्षित होकर इधर उधर गति करते हैं। और जब समान आयन से प्रतिकर्षित होकर इधर उधर गति करते हैं तो गति करते करते क्या करते हैं कि अणुओं से लड़ते रहते हैं, टकराते रहते हैं, और टकराने के बाद जो इनमें क्या होती है, टक्करें होती रहती हैं, और ये जो है क्या होते हैं, टक्करें होने से अधिक प्रोडक्ट बनाते हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ें। हाँ भाई, कहा कि ऋणात्मक उत्प्रेरक सक्रिय ऊर्जा को बढ़ा देते हैं। अगर ऋणात्मक उत्प्रेरक वहीं पर था तो वो सक्रिय ऊर्जा को बढ़ा देगा, और जिससे सक्रिय ऊर्जा बढ़ जाने से अभिक्रिया का वेग घट जाएगा, क्योंकि सक्रिय ऊर्जा कम होने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जा रहा था, और सक्रिय ऊर्जा को घट जाने से क्या होगा, सक्रिय ऊर्जा को बढ़ जाने से जो अभिक्रिया का वेग घट जाएगा, लेकिन सक्रिय ऊर्जा के घट जाने से अभिक्रिया का वेग बढ़ जाता है, जैसा कि मैंने पीछे बताया। अब आगे बढ़ते हैं। दाब, आखिर दाब का जो है अभिक्रिया के वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है, इसको भी जान लेते हैं। किसी गैसीय अभिक्रिया पर दाब बढ़ाने से
उसका आयतन घट जाता है, जिसके कारण अणु अधिक नज़दीक आने से या अणुओं की सांद्रता बढ़ जाती है और प्रभावी टक्करें जिससे बढ़ती हैं। समझिएगा, सुनिएगा ध्यान से। कह रहा है कि एक आपने ये देखिए ध्यान से, ये आपने जो है एक यंत्र लिया और ये पिस्टन है। इसको यहाँ से अगर आप दबाएंगे, नीचे वाशर लगा हुआ है, ये नीचे दबता जाएगा, जैसे साइकिल का पंप होता है, आपने देखा होगा, आप उसे दबाते हैं तो हवा ऊपर नहीं आती है बल्कि वो किसी माध्यम से नीचे जाती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि ये पिस्टन है। इस पिस्टन में आपने एक बर्तन नुमा है, इसमें आपने कई अभिकारक अणु भर लिए हैं, ए और बी इसमें मान लिए भाग ले रहे हैं। ये अणु अभी एक दूसरे से दूर दूर हैं, इनका आयतन बहुत अधिक है, लेकिन हमने जब इस पिस्टन की सहायता से इस पर दाब डालना शुरू किया तो ये पिस्टन जो है जब नीचे जाएगा तो इन अणुओं को दबाता चला जाएगा, और जैसे अणुओं को दबा सारे अणु नीचे चलते जाएंगे और ये एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगे, और जब नज़दीक आएंगे तो आयतन घट जाएगा। क्या घटेगा? आयतन। और अणु अधिक नज़दीक आ जाएंगे तो सांद्रता बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? सांद्रता, यानी घनत्व तो बढ़ जाएगा ना, सांद्रता बढ़ जाएगी, और जब इनकी सांद्रता बढ़ जाएगी इनमें प्रभावी टक्करें बढ़ जाएंगी, प्रभावी टक्करें बढ़ जाएंगी। और जब इनकी प्रभावी टक्करें बढ़ेंगी तो प्रभावी टक्करों के बढ़ने से क्या होगा? अधिक उत्पाद बनेगा और अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा? अभिक्रिया का वेग तीव्र हो जाएगा। कहना ये चाहते हैं कि दाब बढ़ाने पर जो है किसी गैसीय अभिक्रिया, लेकिन एक बात और है, ये जो नियम है दाब का, ये केवल गैसीय अभिक्रियाओं पर ही लागू होता है। किस पर लागू होता है? गैसीय अभिक्रियाओं पर ही लागू होता है। इस नियम के लिए, क्योंकि गैसीय अभिक्रियाओं को एक बंद पात्र में पिस्टन की सहायता से जो है दबाने पर इनका आयतन घटता चला जाता है, जिसके कारण अणु काफ़ी नज़दीक आ जाते हैं, और नज़दीक आने से क्या होता है कि इनके मध्य जो है टक्करें बढ़ जाती हैं, जिससे अधिक उत्पाद बनता है और अभिक्रिया का वेग भी काफ़ी तीव्र हो जाता है। तो दाब के प्रभाव से अभिक्रिया का वेग तीव्र हो जाता है। यहाँ पे जैसा समझाया गया है, कहा कि किसी गैसीय अभिक्रिया पर दाब बढ़ाने से उसका आयतन घट जाता है, आयतन भाई अणु नज़दीक नज़दीक आ जाते हैं, जिसके कारण प्रभावी टक्करें बढ़ जाती हैं, अणुओं की सांद्रता बढ़ने के कारण प्रभावी टक्करें बढ़ती हैं, और इसके कारण बढ़ने से जो है अभिक्रिया का वेग या वेग दर भी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। ठीक है, और अब आगे सतह क्षेत्रफल। सतह क्षेत्रफल का मतलब समझिएगा। कह रहा कि जो अणु जिस अणु को जितनी अधिक मात्रा में क्या करेगा? टच करेगा। जैसे देखिए, एक आयताकार दूसरे आयताकार को पूरा अधिक मात्रा में टच करा, लेकिन यहाँ पे गोलाकार अणु है तो इसको काफ़ी कम मात्रा में टच कर रहा है कि नहीं? अब इसका मतलब ये है कि जो अणु किसी दूसरे अणु को जितनी अधिक मात्रा में क्या करेगा? टच करेगा, छुएगा, उतना ही अधिक मात्रा में प्रोडक्ट बनेगा। तो कहने का मतलब ये है कि ठोसों का जो सतह क्षेत्रफल होता है वो बहुत ही क्या होता है? कम होता है, जबकि उसकी अपेक्षा द्रव का उससे अधिक होता है, क्योंकि द्रव को जब मिलाएंगे तो अधिक मात्रा में मिल जाते हैं, उनके अणु घुल मिल जाते हैं। लेकिन ठोसों के अणु चूंकि ठोस होते हैं, गोल होते हैं, तो अधिक मात्रा में एक दूसरे से टच नहीं हो पाते। ठीक है ना? और जहाँ पे टच होंगे, ए अभिकारक बी अभिकारक को जहाँ पर टच करेगा रासायनिक अभिक्रिया वहीं पर होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि बी यानी ठोस की अपेक्षा द्रव में सतह का क्षेत्रफल अधिक होता है, यानी द्रव के अणु एक दूसरे को बहुत ही क्या करते हैं? एक सतह क्षेत्रफल, जो सतही क्षेत्रफल हम आपको बता रहे हैं, तो एक अणु बी को क्या करेंगे? बहुत ही अधिक मात्रा में टच करेंगे द्रव में, जिसके माध्यम से अभिक्रिया का वेग भी जो है, या आप कह सकते हैं कि उत्पाद के बनने की जो मात्रा होगी ठोस की अपेक्षा द्रव में अधिक बनेगी, और अभिक्रिया का वेग भी तीव्र होगा। और इससे कहीं ज़्यादा जो है गैसों के अणु एक दूसरे को टच करते हैं, उनका सतही क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा होता है। इस कारण से गैसीय अभिक्रिया में सबसे अधिक उत्पाद बनेगा, क्योंकि उसके अणु स्वतंत्र होते हैं और निरंतर गति करते रहते हैं, एक दूसरे से टकराते रहते हैं। तो आज का हमारा जो ये टॉपिक रहा, जिस टॉपिक का नाम था अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, जैसा कि मैं फिर से एक पॉइंट को वापस करूँ ताकि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करने वाले कारक, इसमें अभिकारकों की सांद्रता, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, ताप का प्रभाव, उसके बाद जो है उत्प्रेरक का प्रभाव, उसके बाद ये आपका फिगर जो मैंने आपको समझाया,
उसके बाद जो है आपका दाब का प्रभाव और सतह का क्षेत्रफल। आज हमने इतने पॉइंट जो है क्लियर किए हैं इस वीडियो में, और अगर इससे ज़्यादा कुछ चलते हैं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आज का जो टॉपिक रहा आपको बहुत बेहतर समझ में आया होगा। यदि टॉपिक आपको समझ में आया है तो दोस्त, चैनल पर यदि नए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, और अगर चैनल पर पुराने हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और अपने दोस्तों तक जो बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुंचाइए। और अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करके लिख सकते हैं। इसी के साथ हम चलते हैं, मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के नमस्कार, बाय बाय, जय हिंद।